नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की पहली कहानी जालना जिले की है। ये बात 2025 की है। जालना जिले में एक तहसील है भोकरदन। इसी तहसील के अंदर एक गांव आता है वालसा वडाला। इसी छोटे से गांव में ज्ञानेश्वर भिका आहेर अपनी पत्नी और पूरे परिवार के साथ रहता था। उसकी शादी 2017 में अंजना से समाज के सभी रीति रिवाज और रस्मों के साथ हुई थी। शादी के बाद ज्ञानेश्वर और अंजना हर महीने बुल्ढाना जिले के धामणगांव स्थित शामराव बाबा मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। इसी मंदिर में आते जाते उनकी पहचान धामणगांव के रहने वाले गणेश दामोदर लोखंडे से हुई। लंबी दाढ़ी वाला गणेश खुद को महाराज बताता था। मंदिर में बार बार मुलाकात होने की वजह से गणेश अक्सर ज्ञानेश्वर और अंजना को अपने घर चाय पिलाने के लिए ले जाता था। इस तरह उनकी जान पहचान और भी मजबूत हो गई। 24 नवंबर 2020 को ज्ञानेश्वर और अंजना के घर एक प्यारी सी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने ज्ञानेश्वरी रखा। अब वो दोनों पति पत्नी अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर भी मंदिर जाते थे। 2023 में हमेशा की तरह ज्ञानेश्वर और अंजना हर महीने शामराव बाबा मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए थे। लेकिन उस दिन गणेश लोखंडे महाराज की नजर अंजना पर कुछ अलग ही अंदाज में पड़ी। उसकी तीखी और चालाक नजर अंजना ने महसूस कर ली। गणेश की यह बेरुखी और नजर का इशारा दोनों पति पत्नी ने समझ लिया। उसके बाद जब भी वे मंदिर में दर्शन के लिए आते तो गणेश लोखंडे से बचकर रहने लगे। वे जानबूझकर उससे दूरी बनाने लगे। लेकिन ज्ञानेश्वर और अंजना का यूं उससे दूर रहना गणेश को बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। हद तब पहुंची जब गणेश लोखंडे ने आहेर दंपत्ति की छोटी बेटी ज्ञानेश्वरी को ही अपनी बताने का झूठ फैलाना शुरू कर दिया। उसे पाने के लिए वह तरह तरह की कोशिशें करने लगा। पति पत्नी ने उससे दूरी बना ली तो उसने मोबाइल पर बार बार कॉल कर धमकाना शुरू कर दिया, जिसमें वह यह आरोप लगाता कि बच्ची उसकी है और उसे वापस देनी होगी। इस अचानक लगे इल्जाम से आहेर दंपत्ति परेशान और घबराए गए। उन्होंने धामणगांव के सरपंच पुलिस पाटिल और गांव के कुछ मान्यवर लोगों को पूरा मामला बताया। गांव में पंचायत बैठी और गणेश को बुलाकर सबके सामने डांट फटकार लगाई गई। दंपत्ति को लगा कि अब शायद वह रुक जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसका रवैया और बिगड़ गया। पंचायत में समझाने के बाद भी गणेश ने धमकियां देना नहीं छोड़ा। मजबूर होकर ज्ञानेश्वर आहेर ने भोकरदन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, मगर इसके बाद भी वह शांत नहीं हुआ। उसने घर पर चिट्ठियां भेजकर अंजना के चरित्र पर शक जताया और बार बार लिखा कि बच्ची उसकी है। साथ ही यह भी लिखता कि अगर बच्ची नहीं दी तो वह कोर्ट में 10 लाख का मानहानि का केस करेगा। गणेश की लगातार हरकतों और धमकियों से आहेर दंपत्ति का जीना मुश्किल हो गया था। बदनामी के डर और मानसिक दबाव में ज्ञानेश्वर का हाल दिन ब दिन बिगड़ रहा था। वह अक्सर चुप रहता और किसी से बात नहीं करता। इसी बीच 25 फरवरी 2025 को पोस्टमैन के जरिए उसके घर बुल्ढाना के एक वकील की नोटिस आई, जिसमें मानहानि के केस का जिक्र था। उस समय ज्ञानेश्वर बाहर गांव गया हुआ था। 2 मार्च को उसकी पत्नी अंजना ने वह नोटिस उसे दिखाया। नोटिस पढ़ने के बाद वह पूरी तरह टूट गया। उसे लगने लगा कि अब समाज और रिश्तेदारों के सामने इज्जत नहीं बचेगी। 3 मार्च की दोपहर मानसिक तनाव के चलते उसने अपनी पत्नी को फोन पर बताया कि वह अब गणेश के लगातार दबाव और परेशानियों से थक चुका है। इसके बाद उसने फोन काट दिया। अंजना ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। कुछ समय बाद गांव के खेतों के पास लोगों की भीड़ दिखाई दी। वहां ज्ञानेश्वर बेसुध हालत में पाया गया। यह देखकर अंजना भी वहां पहुंची और अपने पति को उस स्थिति में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। घटना की खबर पूरे गांव में फैल गई और हर कोई स्तब्ध रह गया। इसके बाद ग्रामीणों ने भोकरदन पुलिस को पूरी जानकारी दी। शाम के करीब 5 बजे पुलिस मौके पर पहुंची। पेड़ से लटके ज्ञानेश्वर का शव नीचे उतारा गया और मौके का पंचनामा करके बाकी जरूरी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भोकरदन अस्पताल भेज दिया गया। अगले दिन 4 मार्च को पोस्टमार्टम के बाद गमगीन माहौल में ज्ञानेश्वर आहेर का अंतिम संस्कार किया गया। गांव में हर जगह चर्चा थी कि आखिर ज्ञानेश्वर ने ऐसा कदम क्यों उठाया। धीरे धीरे बात फैलने लगी कि बुल्ढाना जिले के धामणगांव के रहने वाले गणेश दामोदर लोखंडे, जो खुद को महाराज कहता था, उसके लगातार मानसिक दबाव की वजह से ही यह सब हुआ। 4 मार्च की शाम को 25 साल की अंजनी ज्ञानेश्वर आहेर ने भोकरदन पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दी।
शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके पति 30 साल के ज्ञानेश्वर आहेर की मौत का जिम्मेदार 45 साल का गणेश दामोदर लोखंडे है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और जांच की जिम्मेदारी पुलिस उप निरीक्षक राकेश नेतके को दी। राकेश नेतके ने देर न करते हुए अपनी टीम के साथ बुल्ढाना जिले के धामणगांव जाकर गणेश लोखंडे को हिरासत में ले लिया। 5 मार्च को गणेश लोखंडे को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत में रहते हुए जब गणेश लोखंडे ने पूरी घटना का सच पुलिस के सामने रखा, तो खुद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए। गणेश लोखंडे तंत्र मंत्र और जादू टोने पर यकीन रखने वाला आदमी था। उसका घर खेत में था, जहां वह अपनी पत्नी और जवान बेटे के साथ रहता था। उसे खबर मिली कि धामणगांव में एक पुराना और टूटा फूटा घर है जो कई सालों से बंद पड़ा है और उसके अंदर गुप्त खजाना दबा हुआ है। लालच में आकर उसने करीब 1 लाख रुपए देकर वो घर खरीद लिया। घर में टोने टोटके करके नींबू और धागा डालकर उसने यह तय कर लिया कि खजाना घर के एक कोने में है। उस जगह पर निशान लगाकर उसने जमीन खोदने के लिए ब्रेकर मशीन मंगाई। उसका परिवार खेत में ही रहता था, लेकिन गणेश उसी पुराने घर में रहने लगा, क्योंकि खजाना निकालने का भूत उसके सिर पर चढ़ चुका था। रात में जब गांव के लोग सो जाते, तब वह किताबों से मंत्र पढ़ते हुए ब्रेकर मशीन से जमीन खोदता। करीब 20 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद भी जब खजाना नहीं मिला, तो उसे यह वहम हो गया कि खजाना पाने के लिए नरबली देनी पड़ेगी, और बलि भी ऐसे मासूम बच्चे की होनी चाहिए जो पैर से पैदा हुआ हो। तभी उसे पता चला कि ज्ञानेश्वर आहेर की बेटी ज्ञानेश्वरी पैर से पैदा हुई है। इस बात ने गणेश के मन में खलबली मचा दी। गुप्तधन के लालच में पागल होकर गणेश लोखंडे ने छोटी बच्ची को बलि देने की योजना बनाई। उसने खुद को महाराज बताया और झूठ बोलकर ज्ञानेश्वर की बेटी को अपनी बेटी साबित करने की कोशिश की। इस झूठ और दबाव के चलते ज्ञानेश्वर बहुत परेशान हो गया और उसने जिंदगी से हार मान ली। गणेश ने ज्ञानेश्वरी पर अपना हक जताया और उसे गुप्तधन निकालने के लिए खोदे गए गड्ढे में बलि देने की साजिश रची। लेकिन उसका ये खौफनाक प्लान पुलिस की सतर्कता की वजह से पूरा नहीं हो सका। पुलिस ने उसकी हरकतों का पर्दाफाश किया और उसे जेल भेज दिया। जो हुआ वो गलत था, जिसकी वजह से ज्ञानेश्वर ने अपनी जान गंवाई। उसकी बेटी से बाप का साया छिन गया और बीवी से पति का सहारा भी खत्म हो गया। और आज की दूसरी कहानी दिल्ली की है। ये बात 2014 की है। दिल्ली में एक इलाका है मादीपुर। इसी इलाके में रहने वाला 28 वर्षीय मेहताब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वह रात 9-10 बजे तक अक्सर घर आ जाता था। 3 अगस्त 2014 को समय पर न तो वह घर आया और न ही उसका फोन लग रहा था। इससे घर वाले बहुत परेशान हो गए। बड़े भाई मेहराज खान ने मेहताब के जानने वाले कई लोगों को फोन किया, लेकिन किसी से भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उस समय आधी रात बीत चुकी थी। इतनी रात में उसे कहां ढूंढा जाए, यह बात वह समझ नहीं पा रहे थे। मेहताब की चिंता में घर वालों को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन 4 अगस्त को मेहराज खान पुलिस चौकी मादीपुर पहुंच गया। चौकी इंचार्ज पवन कुमार दहिया को छोटे भाई के गायब होने की बात बताकर उसकी गुमशुदगी लिखा दी। मेहताब की गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद चौकी इंचार्ज पवन कुमार दहिया ने जांच की जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल सतीश कुमार को सौंपी। सतीश कुमार ने सबसे पहले मेहताब का हुलिया बताकर गुमशुदगी की जानकारी दिल्ली के सभी थानों में वायरलेस के जरिए भेज दी। इसके बाद उन्होंने आसपास के अस्पतालों में भी पता किया कि क्या कोई 28 साल का युवक किसी हादसे में घायल होकर वहां भर्ती तो नहीं हुआ है। सतीश कुमार ने मेहताब के घर वालों से भी बातचीत की और पूछा कि क्या उसका किसी से कोई झगड़ा या रंजिश चल रही थी। इस पर घर वालों ने साफ कहा कि मेहताब की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस अपने तरीके से मेहताब को ढूंढने में लगी रही, लेकिन उसे गायब हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। धीरे धीरे मेहताब के घर वाले पुलिस पर सवाल उठाने लगे। थक हार कर उन्होंने पंजाबी बाग इलाके के एसीपी हरचरण वर्मा से मुलाकात की और बताया कि मेहताब खान अब तक नहीं मिला है और जांच अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे। चूंकि मादीपुर पुलिस चौकी पंजाबी बाग थाने के अंतर्गत आती है, इसलिए एसीपी हरचरण वर्मा ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करने का आदेश पंजाबी बाग थानाध्यक्ष ईश्वर सिंह को दिया। महराज की शिकायत पर 12 सितंबर 2014 को पंजाबी बाग थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 365 अपहरण के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया
और जांच की जिम्मेदारी एसआई अनूप कुमार को सौंप दी गई। तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसीपी हरचरण वर्मा के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज हुई, पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई। सबसे पहले मेहताब के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई गईं। जब कॉल डिटेल्स का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि जिस दिन मेहताब लापता हुआ, उसी दिन सुबह 10:30 बजे उसके मोबाइल पर आइडिया कंपनी के एक नंबर से कॉल आई थी। इतना ही नहीं, मेहताब की उस नंबर पर रोजाना 10 से 15 बार बातचीत होती थी। इससे पुलिस को शक हुआ कि मेहताब और उस व्यक्ति के बीच करीबी संबंध रहे होंगे, तभी इतनी बार बातचीत हो रही थी। अब पुलिस उस शख्स से मिलना चाहती थी जिससे मेहताब की रोजाना इतनी बार बातचीत होती थी। जब पुलिस ने उस नंबर पर कॉल किया तो वह भी स्विच्ड ऑफ मिला। फिर संबंधित मोबाइल कंपनी से जानकारी निकाली गई तो पता चला कि वह नंबर बिहार के तौहीर नाम के व्यक्ति की आईडी पर लिया गया था और यह नंबर 28 जून 2014 को एक्टिवेट हुआ था। जब पुलिस ने उस पते की जांच की तो वह पता फर्जी निकला, यानी जिस आईडी पर नंबर लिया गया था वह पूरी तरह झूठा था। आगे जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि वह नंबर जिस मोबाइल में चल रहा था उसका IMEI नंबर ट्रैक किया जा सकता है। फिर टीम ने यह पता लगाना शुरू किया कि 28 जून से पहले उसी IMEI नंबर वाले मोबाइल में कौन सा सिम इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। आखिरकार जांच में यह साफ हो गया कि 28 जून से पहले उस फोन में जो नंबर था वह दिल्ली के वजीराबाद गांव के रहने वाले आसिफ खान के नाम से रजिस्टर्ड था। आसिफ खान से पूछताछ करने के बाद पुलिस उस शख्स तक पहुंच सकती थी जिससे मेहताब रोजाना 10 से 15 बार बात करता था। लेकिन आसिफ से मिलने से पहले इंस्पेक्टर राजीव विमल ने मेहताब के बड़े भाई महराज से पूछा, क्या तुम वजीराबाद गांव में रहने वाले किसी आसिफ खान को जानते हो? जैसे ही महराज ने आसिफ का नाम सुना वह चौंक गया। बोला, आसिफ को कैसे भूल सकता हूं साहब। फिर उसने आसिफ से जुड़ी पूरी कहानी इंस्पेक्टर राजीव विमल को बता दी। महराज ने बताया कि आसिफ मेहताब का दूर का चचेरा भाई है। पहले वह मादीपुर में ही रहता था, लेकिन अब काफी समय से वजीराबाद गांव में शिफ्ट हो चुका है। करीब 3 साल पहले की बात है। मेहताब के चचेरे भाई शान आलम की बहन मुमताज का रिश्ता आसिफ के भतीजे रवीश खान से बन गया था। कुछ समय तक उनका छुप छुप कर मिलना चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन रवीश मुमताज को लेकर भाग गया। जब ये बात मेहताब और उसके भाइयों को पता चली तो वो गुस्से में आसिफ खान के घर शिकायत करने पहुंच गए। शान आलम और मेहताब बहुत भड़के हुए थे। बातचीत के दौरान दोनों तरफ से कहासुनी इतनी बढ़ गई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में आकर मेहताब और उसके भाइयों ने आसिफ की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद मोहल्ले में आसिफ की काफी बेइज्जती हुई। वो इतना आहत हुआ कि उसने मादीपुर छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने अपना मकान बेच दिया और दिल्ली के ही वजीराबाद गांव में नया मकान खरीदकर रहने लगा। वहीं से उसने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी शुरू कर दिया। तब से वह वजीराबाद में ही रह रहा है। उधर मुमताज और रवीश ने बाद में निकाह कर लिया और अब साथ रह रहे हैं। महराज से बातचीत के बाद इंस्पेक्टर राजीव विमल को शक होने लगा कि कहीं आसिफ ने 3 साल पहले हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही मेहताब के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची। 13 सितंबर को मादीपुर चौकी इंचार्ज पवन कुमार दहिया के नेतृत्व में एक पुलिस टीम वजीराबाद गांव में स्थित आसिफ खान के घर पहुंची। किस्मत से आसिफ घर पर ही मिल गया। उसे तुरंत हिरासत में लेकर थाने लाया गया। थाने में जब पुलिस ने उससे मेहताब की गुमशुदगी को लेकर सवाल किए तो शुरुआत में आसिफ ने अनजान बनने की कोशिश की। वह बार बार टाल मटोल करता रहा और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार वह टूट गया। आसिफ ने जो कबूल किया उससे हर कोई हैरान रह गया। उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मेहताब की हत्या कर दी और उसकी लाश को गंगनहर में फेंक दिया था। जब पुलिस ने पूछा कि आखिर उसने अपने ही चचेरे भाई की हत्या क्यों की, तो जो कहानी सामने आई वह कुछ इस तरह थी। साल 2011 में जब आसिफ का भतीजा रवीश खान मेहताब की चचेरी बहन मुमताज को भगाकर ले गया था, तब मेहताब और उसके भाइयों ने आसिफ की बुरी तरह पिटाई की थी। उस वक्त मोहल्ले भर के लोग तमाशबीन बनकर उसके घर के सामने खड़े थे। वह घटना आसिफ के लिए एक बहुत बड़ा अपमान बन गई थी, जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। आसिफ खान भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और उसकी भी इलाके में अच्छी पहचान और इज्जत थी। लेकिन जब मोहल्ले वालों के सामने उसकी पिटाई हुई तो वह अंदर से टूट गया।
उसे लगा कि उसकी साख इज्जत और मर्दानगी सब मिट्टी में मिल गई है। उस दिन की बेइज्जती का तीर उसके दिल में ऐसा चुभा कि उसने वहीं ठान लिया, वो मेहताब से इसका बदला जरूर लेगा। इस घटना के 15-20 दिन बाद ही उसने मार गई और गोताखोरों की मदद से गंगनहर में मेहताब की लाश तलाशने लगी। कई किलोमीटर तक तलाशी अभियान चला, लेकिन शव का कोई सुराग नहीं मिला। 16 सितंबर को सभी आरोपियों को फिर से अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आसिफ को 1 दिन की और पुलिस रिमांड पर भेजा, जबकि बाकियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने आसिफ से विस्तार से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर वह सेंट्रो कार भी बरामद कर ली, जिसका इस्तेमाल वारदात में किया गया था। पूरी जानकारी लेने के बाद आसिफ को भी अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। आसिफ ने अपने पुराने अपमान का बदला लेने के लिए एक जघन्य अपराध कर डाला। नतीजा यह हुआ कि खुद की जिंदगी भी तबाह कर ली और एक मासूम की जान भी ले ली। बदले की भावना इंसान को अंधा बना देती है और उसका अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। मेहताब को यह समझ नहीं आया कि जिस औरत से वह प्यार समझ बैठा, वह किसी और के इशारों पर चल रही थी। अनजान लोगों से अचानक बने रिश्तों में अंधा विश्वास करना खतरनाक साबित हो सकता है। अपराधी अब तकनीक का इस्तेमाल करके जाल बुनते हैं। अनजान नंबरों, अनजानी पहचान वालों से बात करने से पहले सावधानी जरूरी है। परवीन ने प्यार का झूठा नाटक कर मेहताब को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया। हमें चाहिए कि किसी से जुड़ने से पहले पूरी समझदारी से काम लें। भले ही मेहताब की लाश नहीं मिली, लेकिन पुलिस ने टेक्नोलॉजी, बयान और गवाहियों के आधार पर केस को मजबूत किया और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।